नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो होगी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि बीएड जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं, अब वो अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर लें। असाइनमेंट जो मिला हुआ है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। मेरे पास एक बीएड फर्स्ट ईयर जो है फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी है, उसने फ़ाइल लिखा हुआ है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को फ़ाइल बता दिया जाए कि कैसे फ़ाइल लिखी जाती है और उसको कौन कौन से क्वेश्चन मिले हुए हैं। क्या पता आपको भी वो क्वेश्चन मिले हुए हों। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्थ पेपर है समकालीन शिक्षा और भारत, इसमें आपको आप लोगों को भी जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अटैच हैं उनको ये लिखने के लिए मिला होगा कि 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो मैं आप लोगों को फ़ाइल में लिखी हुई जो क्वेश्चन उस विद्यार्थी ने लिखे हुए हैं वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसका आंसर दिखा देता हूँ। और हाँ, एक बात और कि अगर आप लोग कहेंगे तो सभी पेपरों का मैं आप लोगों को दे दूँगा, आप लोग देख कर लिख लीजिए। और उसमें कुछ एकदम 2 कॉपी मत उतारिएगा, उसमें कुछ अपने मन से आप अलग पेन का यूज कर लीजिए, अलग हेडिंग अच्छे से डाल लीजिए जिससे कि देखने वाले को अच्छा लगे, और अपने से 1-2 टॉपिक भी उसमें डालकर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बस एक बार डेमो देना चाहता हूँ कि ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन लिखा जाएगा और ऐसे आंसर उसका लिखा जाएगा। फॉर्मेट जो होगा आप लोग देख लीजिए और उसी के अनुसार आप लोग अपना जो फाइल होगा उसको तैयार करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए अगर आप लोग कमेंट में लिखते हैं तो 5 पेपर का आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा फाइल, नहीं तो आप लोग इसको देखकर कॉपी कर सकते हैं कि कैसे फाइल को बनाना है आप लोगों को। सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सभी लोगों को फ़ाइल मिला होगा, और जिन्होंने फ़ाइल लिया है वो लोग फ़ाइल पे लिखें, और जिन लोगों ने फ़ाइल नहीं लिया है तो वो लोग 10 रुपये की कॉपी लेकर उस पर आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को जो अभी कॉपी दिखाऊंगा वो बच्चे ने अपनी फ़ाइल नहीं ली है कॉलेज से, और 10 रुपये की कॉपी पे ही वो लिख कर फ़ाइल अपनी सबमिट करेगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, परेशान मत होइए। फ़ाइल मिले या ना मिले, आप लोगों को लिख कर लेके जाना है, तो 10 रुपये का फ़ाइल लेकर एक कॉपी मार्केट से ले सकते हैं, और उस पर अच्छे से लिख कर आप अलग अलग पेन का यूज करके आप अच्छा अपना फ़ाइल बना सकते हैं और लोगों से आगे निकल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा का पूरा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को 3 क्वेश्चन मिले होंगे और 3 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो इस बच्चे ने एक जो क्वेश्चन किया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, इस पे इन्होंने लिखा है। तो हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसको देखिए और इसको लिखिए, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि एकदम सेम मत उतारिएगा। इसमें थोड़ा सा आप लोग हेडिंग डालकर अलग अलग पेन का यूज कर अच्छे से लिखिए, क्योंकि इसको कल यूनिवर्सिटी में जो है 2 तारीख तक इसको जमा करना है। इसलिए जल्दीबाजी में इस बच्चे ने लिखा हुआ है कि जल्दी से जल्दी इसका कंप्लीट हो जाए। तो आप लोगों को अगर कॉलेज में जो डेट दी गई होगी उसके अनुसार ही लिखिएगा। अगर जल्दी होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं तो आप लोग अच्छे से उस 2-3 पेन का यूज करते हुए लिखिएगा। आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग सभी लोग वीडियो तो देखते हैं, आप लोग सोचते हैं कि मैं कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए जो मटेरियल है वो लेके आऊँ, लेकिन आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। मैं परेशान हो जाता हूँ आप लोगों से बोल बोल के कि आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, लेकिन आप लोग बस अपना देखते हैं कि आप लोगों को मटेरियल मिल जाए, आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। लेकिन कम से कम आप लोग मेरे बारे में सोचिए कि मैं कहाँ से मटेरियल खोज के लाता हूँ। आप लोगों को सोचता हूँ कि आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से सब चीज़ें उपलब्ध करा दूँ। लेकिन कम से कम आप लोग वीडियो तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर दीजिए। वीडियो देखते हैं 1000 लोग और सब्सक्राइब होता ही नहीं है कुछ, तो आप लोग कुछ दूसरों के बारे में भी सोचा करिए। चलिए देखते हैं। बस आप लोगों की हेल्प चाहिए, क्योंकि अभी नया चैनल है। आप लोगों की हेल्प के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए, और मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जो आप कहेंगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, इन्होंने लिखा है। तो प्रस्तावना इन्होंने डाला हुआ है। प्रस्तावना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वर्तमान को जोड़ते हुए, जो अभी करंट में चल रहा है उसको जोड़ते हुए आप लोग लिखिए तो बहुत अच्छा होगा, और जो लिखिए उसको याद भी रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की स्वीकृति प्रदान की। इसके अध्यक्ष के कस्तूरबा गांधी थे, याद रखिए कस्तूरबा गांधी इसके अध्यक्ष थे। नई शिक्षा नीति एक नए पाठ्यक्रम और शिक्षा की संरचना के गठन और कल्पना करती है, जो कि छात्रों को सीखने के विभिन्न चरणों में मदद करेगी। इस नीति द्वारा विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुलेंगे। याद रखिए आप लोग, खुलेंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत 2015 में अपनाए गए सतत विकास जो है एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास के एजेंडे को अपनाए गए हैं। इनके अनुसार 2030 तक सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिया जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है। शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर देने की आवश्यकता है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से विचार करना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को जानें और कुछ नया विचार करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है। यह 15 वर्षों के पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पुरानी शिक्षा नीति से अधिक लचीला है। इस शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यक्ति के अंतर्निहित कौशलों पर अत्यधिक बल देती है। यह शिक्षा नीति तकनीक के उपयोग पर विशेष बल दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। बुनियादी शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया गया है। अब हेडिंग दिया गया है यहाँ पर। आप लोगों के पास 2-3 पेन हो तो अच्छे से हेडिंग डालकर थोड़ा अच्छा लगे, अगर टाइम हो तो बिल्कुल करिएगा, और नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं है। हेडिंग देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ प्रारूप निम्नलिखित प्रकार के हैं। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो प्रारूप हैं उसको एक एक करके देखते हैं। जो नंबर 1 है, शुरुआती पढ़ाई मातृभाषा में देने का निर्णय लिया गया है, अर्थात त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्या है, कुल बजट का 6% जो होगा वो शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, 10+2 मॉडल को 5+3+3+4 मॉडल में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्या है, MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की सिफारिश की गई है, जो कि अब बदल गया है। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम होता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसको बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, पाठ्यक्रम में कमी करके अनुभव के साथ शिक्षा ग्रहण करने की बात कही गई है। नेक्स्ट, कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। शुरुआत जो होगी आप लोगों की व्यावसायिक शिक्षा वो कक्षा 6 से ही प्रारंभ कर दी जाएगी। और नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर एवं रोबोटिक्स पर अधिक जोर दिया गया है। नेक्स्ट, सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है, अर्थात बच्चे का जो विकास हो वो सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरीके से उसका विकास किया जाए। अर्थात व्यावसायिक शिक्षा जब उसको दी जाएगी तो आर्थिक उसका विकास भी होगा। वो अगर पढ़ाई छोड़ भी देता है तो कम से कम कुछ ऐसा कर ले जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकता है। नेक्स्ट, शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार की बात कही गई है। नेक्स्ट, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान भी इसमें सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER उपलब्ध कराना है, अर्थात 100% जो है स्कूली शिक्षा में बच्चे उपस्थित हो सकें, ऐसा कुछ करना है सरकार को, इसमें सिफारिश की गई है। नेक्स्ट, पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिक का लक्ष्य रखा गया है। हेडिंग क्या है, हेडिंग देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं। तो क्या है विशेषताएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रगतिशील, समृद्ध, सृजनशील एवं नैतिक मूल्यों से पूर्ण ऐसे भारत की कल्पना कर रही है जो अपने गौरवशाली इतिहास की पुनर्जीविता का स्वप्न दिखाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं एवं उनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार का है। तो नंबर 1 हेडिंग इन्होंने डाला है स्कूली शिक्षा। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्याचार्य और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। वर्तमान में उसे 6 वर्ष की उम्र के बच्चे जो हैं वो 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्षों के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए जो पाठ्यक्रम है आपका 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखकर और शिक्षा जो है शिक्षा की मजबूती बुनियादी को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो सके और वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें और खुशहाल हो सकें। और दूसरा हेडिंग क्या है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन। तो आप लोग दूसरा हेडिंग देख लीजिए, और इसमें क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की गई है। राज्य सरकारों द्वारा 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के जो क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। तीसरा हेडिंग क्या है, तीसरा हेडिंग है भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण देना, अर्थात NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा जो होगी वो मातृभाषा में होगी। स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिक देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली एवं उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत एवं अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध किया गया है, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। बाधित छात्रों के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करना तथा भारतीय संकेतक भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा, अर्थात जो इंडियन साइन लैंग्वेज है
उसको जो बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। भारतीय संकेतक भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा और यह नीति 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और उनके विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्था, फारसी भाषा, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन के माध्यम से मातृभाषा स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने जाने का सुझाव दिया गया है। अब हेडिंग देख लेते हैं। 4 हेडिंग क्या है? 4 नंबर 4 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव। तो यह नीति 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली के विकास पर जोर दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण एवं तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों पर एवं पाठ्यक्रम एवं पाठ्योत्तर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं किया गया है। NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यक्रम तैयार की जाएगी। छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव और भविष्य में सेमेस्टर तथा बहुविकल्पी प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों को प्रगति के लिए मूल्यांकन जो होगा वो मानक निर्धारित निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। और हेडिंग 5वां, हेडिंग 5 क्या है? उच्च शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% जो कि वर्ष 2018 में है से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश की उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक भारत में डिम्स जो राज्य और सेंट्रल विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम थे, अब सभी के लिए समान जो है नियम लागू होंगे। हेडिंग 6 क्या है? देख लेते हैं। तकनीक के यथासंभव प्रयास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्ययन अध्यापन कार्यों में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने और शैक्षणिक नियमों एवं प्रबंधन में जोर। इन सभी क्षेत्रों को तकनीक से जोड़ा जाएगा जिसमें सभी स्कूलों में अधिक से अधिक डिजिटल उपकरण दिए जाएंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और कार्यान्वित ITC आधारित पहलुओं को अनुकूल और विस्तारित किया जाएगा। हेडिंग नंबर 7 शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार। तो यह नीति 2020 में शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति जो उनको प्रमोशन दिया जाएगा करना, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। हेडिंग 8 नंबर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीयकरण। उपरोक्त वर्णित विभिन्न पहलुओं से भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी और यह भारत में रह रहे उन छात्रों को ऐसे और अवसर दिलाएगी जो विदेशों के संस्थानों में शोध करने, क्रेडिट स्थानांतरित करने या इसके बाहर शोध करने की इच्छा रखते हैं, और यही सब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत में भी संभव है। इंडोलॉजी, भारतीय भाषाओं, आयुष चिकित्सा पद्धति, योग कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति एवं आधुनिक भारत जैसे विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इससे परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सामाजिक जुड़ाव, गुणवत्ता आधारित आवासीय सुविधाएं, कैंपस में सीखने के लिए सार्थक अवसर आदि को वैश्विक गुणवत्ता मानकों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विकसित किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अधिक संख्या को आकर्षित करने और देश में अंतर्राष्ट्रीयकरण को लक्ष्य को और प्राप्त करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। तो और ये क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। अब आप लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे ये देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समग्र राष्ट्र के शिक्षा व्यवस्था में विशेष सुधार लाएगी। इसे शिक्षार्थी और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित होगी। इस शिक्षा नीति के तहत
वर्ष 2030 तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य है। इस संदर्भ में यह नीति 2020 का उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान को वैश्विक शक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य व्यक्ति को कौशल परिपूर्ण बनाना है तथा राष्ट्र को फिर से विश्वगुरु बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को पूरे पाँचों फाइल के आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा इसके बाद। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। अब कमेंट के अनुसार ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो भी आप बोलेंगे उसके लिए। जिस स्टूडेंट की ये कॉपी है उन्होंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, वैदिक और बौद्ध शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्यों, मुख्य विशेषताओं और उनकी वर्तमान प्रासंगिकता के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करें। देखते हैं आंसर। भारतीय शिक्षा का आरंभ आज से लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु इसका व्यवस्थित अध्ययन वैदिक काल के आरंभ से माना जाता है। अतः इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। हेडिंग देख लेते हैं। वैदिक काल में शिक्षा। भारत में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों के वर्चस्व की बात स्वीकार की जाती है। इस काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली हुआ करता था, और क्योंकि इसका अध्ययन वैदिक दर्शन पर आधारित था, चूँकि वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, अतः कुछ विद्वान जैसे वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय तथा और कुछ हिंदू शिक्षा की संज्ञा भी देते हैं। वैदिक काल को भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न उपकालों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा की दृष्टि से उसे दो उपकालों में बांटा जा सकता है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार हो जाने से इसे ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। 2000 वर्ष लंबे इस वैदिक काल में ज्ञान के विकास के साथ साथ इसकी पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियों में भी विकास और परिवर्तन होता रहा है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी प्राचीन एवं नवीन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित कर ऐसी शिक्षण प्रणाली का सृजन करें जिसकी आत्मा भारतीय हो किंतु दृष्टिकोण प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक हो। ऐसी स्थिति से हम अपनी प्राचीन शिक्षा प्रणाली की जानकारी आवश्यक है, ताकि हम वर्तमान शिक्षा पद्धति में अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की झलक देख सकें। हेडिंग क्या है? शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या प्राप्ति है। वेदों के आधार पर शिक्षा ज्ञान, आत्मा तथा ब्रह्म की खोज है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति व आत्मबोध है। वेदों के अनुसार शिक्षा पूर्णता तक पहुँचाने का सद्मार्ग है। वेदों को समस्त ज्ञान का कोष माना गया है। वेदों में शिक्षा को मोक्ष का साधन भी माना गया है। साप विद्या या विमुक्ति प्राचीन शिक्षा का उदय जो है वेदों से हुआ है, और चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद ही भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। इनमें ऋग्वेद को आदि वेद के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो मुख्यतः ज्ञान खंड की व्याख्या करता है। ऋग्वेद में ऋचाओं द्वारा मनुष्य जीवन के चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का विस्तार से वर्णन किया गया है। वैदिक काल में जीवन की दो प्रकार की विद्या, परा या अपरा विद्या में विभक्त किया गया था। परा का अर्थ ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा ब्रह्म, सत्य, जगत मिथ्या इत्यादि बोध करना है, तथा अपरा का अर्थ होता है समाज विद्या, अर्थात उसके लौकिक स्वरूप से था, परंतु इनमें अधिक बल परा विद्या पर दिया जाता था, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भारतीय जीवन के प्रमुख स्तंभ थे। वेदकालीन शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के विकास द्वारा मोक्ष प्राप्त करना था। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक और लौकिक जगत में सामंजस्य स्थापित करना तथा धर्म की व्यवस्था द्वारा ब्रह्म प्राप्त करना ही था। इस प्रकार वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन के पर्याय के रूप में किया जाता था। हेडिंग क्या है? शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्ति का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श थे। परंतु आज जब हम उस काल की शिक्षा के स्वरूप को गहराई से देखते समझते हैं तो स्पष्ट होता है कि उस काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास था। समग्र एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन और राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं विकास पर भी उस काल में विशेष बल दिया जाता था, तथा मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता था। वह इसकी प्राप्ति हेतु शिक्षा द्वारा उसके आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया जाता था। वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं। पहला, अब हेडिंग देखिए, नंबर 1, ज्ञान एवं संस्कृति पर बल। हेडिंग क्या है? ज्ञान एवं संस्कृति पर बल। ज्ञान का विकास वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था।
तब ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा जाता था और यह माना जाता था कि यह ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र ही हमें दृष्ट एवं सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान कराता है, सत्य असत्य, करणीय तथा अकरणीय कर्मों का भेद स्पष्ट कराता है। इस प्रकार वैदिक काल में शिष्यों के भौतिक विकास हेतु उन्हें भाषा, व्याकरण, कृषि, पशुपालन एवं कला कौशलों की शिक्षा देने के साथ ही उन्हें सामाजिक क्रियाओं में भी प्रशिक्षित किया जाता था तथा धार्मिक क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता था। आध्यात्मिक विकास हेतु भाषा, साहित्य, धर्म, नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था। दूसरा हेडिंग नंबर क्या है? दूसरा, चित्त वृत्तियों का निरोध। वैदिक काल में शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया जाता था क्योंकि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अनश्वर है। अतः विद्यार्थियों को चित्त वृत्तियों का निरोध करने हेतु योग पर विशेष बल दिया जाता था। अतः उन्हें विभिन्न प्रकार के अभ्यासों द्वारा उनकी चित्त वृत्तियों के निरोध हेतु प्रशिक्षण दिया जाता था। अतः इस प्रकार इस काल में शिक्षा का उद्देश्य मन से उन सब वृत्तियों का निषेध था जिसके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता था। हेडिंग नंबर 3, चरित्र निर्माण। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था। चरित्र का निर्माण वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, सदाचार एवं उच्च विचार आदि का पालन करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती थी। चौथा हेडिंग क्या है? नंबर 4 पॉइंट क्या है? व्यक्तित्व का विकास। इस काल में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर सर्वाधिक बल दिए जाने के कारण उनमें आत्मविश्वास, अपने को जानना, आत्मसम्मान तथा आत्मानुभूति आदि गुणों का विकास किया जाता था। इसके लिए छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी ताकि वे अपने विवेक का प्रयोग कर स्वयं को पहचान सकें। हेडिंग नंबर 5, राष्ट्रीय संस्कृत का संरक्षण एवं प्रसार करना। यह वैदिक कालीन या प्राचीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। छात्रों को राष्ट्रीय संस्कृत से परिचित कराया जाता था ताकि वे अपने उसके संरक्षण में सहायक हो सकें और इस प्रकार के कार्य को केवल उच्च कोटि के शिक्षक ही संपन्न करा पाते थे। उनके द्वारा ही इसी ध्येय से छात्रों में स्वाध्याय की आदत डाली जाती थी। अतः प्राचीन एवं वैदिक कालीन शिक्षा के इन उद्देश्यों की प्राप्ति का तात्पर्य वास्तविक मनुष्य अथवा मनुष्य को पूर्ण बना रहा है और आत्मज्ञान के लिए छात्रों को तैयार किया जाता था ताकि विद्या से उनका लौकिक एवं परलौकिक विकास हो सके। वैदिक कालीन मुख्य शिक्षा केंद्र कौन से थे? मिथिला, काशी, प्रयाग, कांची, तक्षशिला इत्यादि थे। वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषता। हेडिंग क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषता। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को अपने देश में भारत की वर्तमान परिस्थितियों अनुसार आवश्यकताओं, संभावनाओं एवं आकांक्षाओं की दृष्टि से देखते हुए समझने पर इसमें निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। हेडिंग क्या है? हेडिंग 1, निःशुल्क शिक्षा। वैदिक काल में गुरुकुलों में शिष्यों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था तथा शिष्यों के आवास, भोजन, वस्त्र की व्यवस्था भी निःशुल्क होती थी। इन पर हुए व्यय की पूर्ति समाज के संपन्न वर्ग द्वारा प्रदान दान, भिक्षणा एवं गुरुदक्षिणा से ही होती थी। आज भी संसार के सभी देशों में एक निश्चित स्तर की शिक्षा निःशुल्क है। हेडिंग नंबर 2, शिक्षा का व्यापक अर्थ। वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा पूरी करने के बाद भी छात्रों को आलस्य करने की शिक्षा भी दी जाती थी। अतः वे जीवन में अन्य कार्यों को करते हुए भी निरंतर ज्ञानार्जन करने का प्रयास करते थे। अतः वैदिक शिक्षा पद्धति शिक्षा से संबंधित उन समस्त पक्षों पर विचार करती है जिसका सामना मनुष्य को अपने जीवन में समय समय पर करना पड़ता है। अतः इसका स्वरूप व्यापक है और आज भी संसार के प्राय सभी देशों में सतत शिक्षा की व्यवस्था है। हेडिंग नंबर 3, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य। वैदिक काल में शिक्षा मनुष्यों का शारीरिक अतिरिक्त उन्हें सामाजिक, राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराकर उनका नैतिक एवं चारित्रिक विकास किया जाता था। उन्हें व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही आध्यात्मिक विकास हेतु भी प्रेरित किया जाता था, परंतु सर्वाधिक बल ज्ञान के विकास, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक विकास पर दिया जाता था। अतः शिक्षा के उद्देश्य भी व्यापक थे। हेडिंग नंबर 4, शिक्षा की व्यापक पठचर्या। वैदिक काल में मनुष्यों के प्राकृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल दिए जाने के कारण इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यचर्या में परा अर्थात आध्यात्मिक व अपरा अर्थात भौतिक दोनों प्रकार के विषयों और क्रियाओं के स्थान दिया गया था। अतः शिक्षा के बहुपक्षीय उद्देश्यों के कारण शिक्षा की पाठचर्या अति व्यापक थी। हेडिंग नंबर 5, गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध। वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच बहुत मधुर संबंध थे। गुरु शिष्यों पर प्रेम बरसाते थे और शिष्य गुरु पर अथाह श्रद्धा रखते थे। गुरु शिष्यों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयासरत रहते थे तो शिष्य गुरुओं का आदेश मानने व सेवा करने को तत्पर रहते थे, क्योंकि जब तक शिष्यों में गुरुओं के
प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक वे उनसे कुछ भी नहीं सीख सकेंगे तथा तब तक गुरु शिष्यों के प्रति समर्पित नहीं होंगे, वे उन्हें कुछ सिखा नहीं पाएंगे। अतः दोनों के मध्य मधुर संबंधों का होना अनिवार्य है। हेडिंग नंबर 5, बौद्ध काल में शिक्षा। अब देखते हैं बौद्ध काल में शिक्षा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा से तात्पर्य बौद्ध मठों विहारों में चलने वाली शिक्षा से लिया जाता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है और इन दुखों को समझाना तथा दुखों को दूर करने के उपायों का उपयोग करना ही बौद्ध है। अतः वास्तव में यही बौद्ध दर्शन की शिक्षा है। शिक्षा दुखी का ज्ञान दुखों को दूर करने का अष्टांगिक मार्ग दिखाती है। जब इनका बोध होता है और इससे मुक्ति पाने का प्रयास किया जाता है वही शिक्षा कहलाती है। अतः शिक्षा व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में आर्य सत्य देने वाले एवं सन्मार्ग की अग्रसर करने वाली क्रिया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मबोध या आत्मज्ञान ही वास्तव में शिक्षा है। निर्वाण की अवस्था तक शिक्षा प्रक्रिया ही पहुंचाती है। अतः शिक्षा द्वारा ही शील समाधि एवं प्रज्ञा प्राप्ति जैसे गुणों का विकास होने से अविद्या का नाश होता है। अतः इस काल में शिक्षा का पर्याय न होकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किए जाने लगी थी। हेडिंग क्या है देख लेते हैं। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। सामान्यतः बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श अति व्यापक थे। वह वैदिक शिक्षा प्रणाली से मिलते जुलते थे परंतु उनका स्वरूप कुछ भिन्न था। इसका विवेचन निम्न प्रकार से कर लेते हैं, जिसमें हेडिंग नंबर 1 है व्यक्ति का विकास। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था, जिसमें उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि सभी प्रकार का विकास सम्मिलित था। गुरु छात्रों को व्यक्तित्व एवं सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान करते थे। छात्र स्वयं को क्या था कि स्वयं का विकास करने के लिए अनेक अवसर प्रदान किए जाते थे। हेडिंग नंबर 2, धार्मिक शिक्षा का विकास। बौद्धकालीन शिक्षा में धर्म का स्थान सर्वोपरि होने के कारण बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ ही अन्य मुख्य धर्म दर्शनों की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। पाठ्य विषयों में धार्मिक ग्रंथों की अधिकता थी। छात्रों को सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे गए 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कराया जाता था। इसके बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम या सम्यक समाधि में प्रशिक्षित किया जाता था। हेडिंग नंबर 3, सामाजिक विकास। बौद्ध दर्शन में सामाजिक आचार विचार की शिक्षा व्यक्तियों में दिए जाने से सामाजिक योग्यताओं क्षमताओं का विकास होता था। बौद्ध भिक्षु देश विदेश में जाकर उपदेश तथा भिक्षा देते थे। उनसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसके एक परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक व्यापक हो गया और सामाजिक विकास हेतु जनतांत्रिक दृष्टिकोणों को अपनाने जाने पर बल दिया जाता था। हेडिंग 4, हेडिंग 4 क्या है निर्वाण प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांतों को अपनाते हुए समाधि लेना अर्थात निर्वाण प्राप्त करना था। निर्वाण के लिए जीवन में उदारता, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, शुद्धता, त्याग तथा बलिदान, मानवता एवं कर्तव्यपरायणता आदि गुणों का होना अत्यंत आवश्यक होता था। हेडिंग नंबर 5, परीक्षाएं व उपाधियां। बौद्ध काल में आज की तरह परीक्षाएं नहीं होती थीं। प्राथमिक स्तर पर तो अधिकारी शिक्षक संतुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित करते थे। इस अवसर पर उत्तीर्ण छात्रों को किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। उच्च स्तर पर भिक्षुओं अर्थात शिक्षकों का एक पैनल छात्रों से मौखिक रूप से परीक्षा लेता था और सफल छात्रों को उपाधियां दी जाती थीं। हेडिंग क्या है बौद्ध शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। हेडिंग नंबर 1, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था अति उत्तम एवं गुरुओं के नियंत्रण से मुक्त थी। यह संघों के केंद्रीय नियंत्रण में थी और इससे शिक्षा के स्वरूप में एकरूपता आ गई थी। आज के लोकतांत्रिक भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण की मांग के बावजूद शिक्षा को उचित स्वरूप एवं गति देने के लिए उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होना आवश्यक है। नंबर 2, बौद्धिक शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा थी, जबकि उच्च स्तर पर शिक्षा में शुल्क लिया जाता था, जिससे इस स्तर पर अवांछित छात्र जो थे वो प्रवेश नहीं ले सकते थे। हेडिंग नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है मठों एवं विहारों की जनतांत्रिक व्यवस्था में विद्यार्थी को व्यवस्थित विकास के पूर्ण अवसर प्रदान किए जाते थे। पॉइंट 5 क्या था शिक्षा का माध्यम लोक भाषा होने के कारण यह शिक्षा आम जनता तक के लिए लाभदायक थी। उपयुक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि वैदिक काल एवं बौद्ध काल में लगभग उद्देश्य एवं विशेषताएं समान थी। अग्रलिखित विवेचनों के द्वारा दोनों वर्तमान प्रसंगताओं का अध्ययन करेंगे, अर्थात वैदिक शिक्षा एवं बौद्ध शिक्षा के बारे में मैं हेडिंग इसमें डाल देता हूँ और पॉइंट भी इसमें डाल देता हूँ। आप लोग पढ़कर लिख लीजिएगा अच्छे से।
इसमें अगला पॉइंट मैं डाल दिया हूँ, आप लोग इसको देखिए और इसको आराम से लिखिए, लेकिन आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन उठाकर पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए और आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिए, क्योंकि आप लोग अपने बीएड से संबंधित कोई भी मैं डालता हूँ आप लोग उसको देखते हैं, लेकिन जैसे ही करंट में डालता हूँ उसको आप लोग नहीं देखते हैं। क्या डेली करंट जो डाला जाता है आपसे संबंधित नहीं है? आपसे भी संबंधित है। आपको नॉलेज होगा कि क्या हो रहा है, अभी कैसा पेपर हो रहा है, कौन सा पेपर कैंसिल हो गया है, जिससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। आप लोग भी 1 साल बाद, इसी साल के बाद आप लोग भी पेपर देना शुरू करेंगे, तो आप लोग उससे भी अपडेट रहिए। ऊपर के पॉइंट आप लोग देख लीजिए। अब मैं निष्कर्ष पढ़ रहा हूँ, सबसे नीचे का पॉइंट। अतः कुल मिलाकर वह कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव तो वैदिक शिक्षा काल में ही रख दी गई थी, परंतु उसका पूर्ण ढांचा केंद्रीय प्रशासन, विद्यालय शिक्षा, सामूहिक शिक्षा, बहु शिक्षा प्रणाली आदि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी तैयार किए गए थे। बौद्ध शिक्षा काल में बाद में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली व अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, अर्थात बौद्ध शिक्षा जब खत्म हो गई तो उसके बाद मुस्लिम शिक्षा, जब भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो मुस्लिम शिक्षा का वहाँ से प्रचार प्रसार शुरू होता है। उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया तो उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विकास भारत में होता है। इस प्रकार आपका जो फाइल नंबर 4 है, अर्थात आपका जो पेपर नंबर 4 है, वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसको फाइल के रूप दे दीजिएगा और आप लोग कुछ इसमें मौलिकता भी अपनी डालिएगा। ये नहीं कि आप लोग सेम टू सेम उसी को ही फ़ोटोकॉपी कर दीजिए। इसमें अच्छे से अच्छे पेन का यूज़ करिएगा। 1-2 हेडिंग आप लोग अपने मन से डालकर लिखिएगा और उसको अच्छे से अच्छा सजाइएगा और उसको याद करने का भी प्रयास करिएगा कि आगे जाकर आप लोगों को काम आएगा। और रही बात पढ़ने की, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मैं जल्दी से जल्दी सेकंड सेमेस्टर का आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं ला सकूँ और आप लोग उसको पढ़ सकें। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और मेरे द्वारा जो डेली करंट का एक वीडियो डाला जाता है उसको भी ज़रूर देखिए, उसको भी सपोर्ट करिए, क्योंकि उसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ये नहीं कि आप लोगों का नॉलेज बहुत बेकार हो जाएगा। आप लोग पढ़िए और उससे भी नॉलेज लीजिए। और अगर इससे आगे आपको लोगों को ये लगता है कि फ़ाइल वाली क्लास आप लोगों को दी जाए, पाँचों फ़ाइल की क्लास आपको दे दी जाए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आगे फ़ाइल वाली क्लास नहीं लाऊंगा और आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर दूंगा। जैसा होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।